This call is now being recorded. और उत्तर देना। मैंने पढ़ा है शायद। मैंने ईमानदारी से उत्तर दे दिया सर। बहुत बढ़िया। पढ़ा नहीं पढ़ा एक बराबर है। नो सर नहीं पढ़ा। लगेगी, वही बोल रहा हूँ कि क्लास लगेगी कि नहीं लगेगी आपको बता दिया जाएगा, लेकिन मैंने पहले आप लोगों को बता दिया कि आप तैयार रहें और उस 7 दिन में आप क्या प्लानिंग करोगे, आपको क्या क्या फोकस करना है, एक समझदार बच्चों के जैसा आप तैयार कर लेना। ठीक है, बी लाइक इंटेलिजेंट स्टूडेंट की हर दिन का प्लान आपको पहले से मालूम होता है कि कल ट्यूसडे है तो कल ट्यूसडे हमको क्या करना है। अगर आपको नहीं मालूम होता है तो बेटा आप कुछ नहीं करते हो, दिन भर सोचते हो बस, अरे यार ये नहीं आता, अरे यार वो नहीं आता। समझ गए ना जी? विवेक देख रहा है। ये कहाँ गई बेटी आपकी? सर बंद कर लिए। वाह, मैंने सोचा तीसरी आंख तो नहीं खोल ली कहीं कोई। नहीं वो एक ही कर सकते हैं भगवान। चलिए तो जरा हैंड रेज करना बेटा, आप में से कितने लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ लिया स्कूल में? जस्ट रेज योर हैंड कि सर पहला चैप्टर शुरुआत भी हो गया रहेगा, मेरे लिए काफी है। फॉर मी बस हैंड एक चीज बता दो। हैंड रेज कीजिए बेटा, हैंड रेज कीजिए जल्दी से। सर जेसिका पूछ रही है कुछ। जैसी दिव्या पूछ रही है। क्या बोलो बेटा? डेफिनेशन है ना, वो ना मतलब 7th यूनिट में ही है। अरे हाँ वही एनसीईआरटी में तो कंटिन्यूड है ना इंटीग्रेशन के साथ साथ, लिमिट्स वाले। हाँ 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 कर लिए हैं सर, खत्म भी हो गई वो तो। क्या बात है, ऐसा बच्चा चाहिए, इसको 100 पहले से आता है। वेरी गुड, चलिए अच्छी लगा, मस्त एकदम काम कर रहे हैं आप। और बताइए बेटा आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है? अरे हैंड रेज करना है देवा, जल्दी करो यार, एक जन भी नहीं पढ़े हैं। सर 5 सर 2 ही बच्चे पढ़े हैं बस। काफी खूबसूरत। सर बस हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन का कल एक क्वेश्चन देखा है। आइए जरा हम सच्चाई की ओर बढ़ते हैं बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है। और भरोसा रखिएगा कि आज का लेक्चर जिन्होंने मिस किया है बेटा वो पूरा मिस कर दिए चैप्टर को, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के बाद मैं फिर से वही शुरू कर दूंगा। नहीं बेटा वो तो मैं जानता हूं कि एनसीईआरटी में किस लेवल पे दिया है, मैं किस लेवल पे पढ़ाऊंगा, तो मैं पहले से ही जानता। जेई को क्या मंजूर है, बोर्ड को क्या मंजूर है, तो हम जानते हैं। फिलहाल मैं आपको कुछ सच्चाई बता। लाइट चलेगी सच्चाई बताने से पहले। जादू हो गया। बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अब आ रही है सर। यस सर। मेरे को वो याद आ रहा था, अभी बैकग्राउंड म्यूजिक याद आ रहा था ना। कौन सा? सर सच्चाई क्या बता रहे थे आप? सस्पेंस में रख गए। हाँ तो सच्चाई बता रहा था बेटा कि सर चश्मा जैसे चमक रही है। देवा काम बरे कम सा तुम लोग। आइए जरा हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के जादू को देखते हैं कि सर इस चैप्टर में पावर क्या है। तो आज का ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि टू फील। सर एक बार कड़वी सच्चाई बता तो दो, क्या थी आज की जो आपने सस्पेंस में रखी है? टू फील द एसेंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। आज का हमारा टारगेट यही है। सच्चाई एक बात बता रहा था बेटा, वो ये है कि जो बच्चा क्लास को छोड़ देगा आज की क्लास को, वो चैप्टर समझ तो जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोलूं कि अगर आप बीच में छोड़ देगा तो बेटा आपसे सवाल नहीं बनेगा, सवाल बन जाएगा आपसे। लेकिन एक जो वो होता है ना कि एसेंस होता है आपके अंदर, वो फील होती है कि हाँ सर ये चैप्टर का टेस्ट ऐसा है, वो अब देखने जा रहे हो कि सर इंटीग्रेशन हम जो पढ़े थे अभी तक वो सारा का सारा मोह माया था। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के मीनिंग को फील करने जा रहे हैं, DI। साथ साथ खुशखबरी देना भी मेरा काम है बेटा। खुशखबरी ये है आपके लिए कि जितने लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन इनडेफिनिट नहीं किया है या अभी आप असाइनमेंट्स कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बेटा ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा।
करते रहिए, लगे रहिए, पक्की बात है आ जाएगा। बस एक काम करना कि वो चैप्टर और ये चैप्टर एनसीईआरटी लेवल में तो आपको दिखेंगे बस वही कि सर लिमिट का फर्क है, लेकिन आपको जादू दिखाने जा रहे हैं हम कि सर डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है। फिलहाल जरा इस मीनिंग को समझते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। याद रखना कि आज का लेक्चर और इसके बाद का लेक्चर पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, छोड़ना नहीं। कहानी है बेटा वही कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। तो बात यह है कि मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ध्यान से सुनते जाना, लिखना कुछ नहीं है, कुछ भी लिखना नहीं है आज के लेक्चर में। नोट्स देख लेना, आपको मजा आएगा। हाथ जोड़ लो और बैठ जाओ चुपचाप। डेफिनेट इंटीग्रेशन का अगर मैं मीनिंग का बात करूं तो कई लोग बोलते हैं कि बेटा इसका मीनिंग होता है एरिया अंडर कर्व, जो कि झूठ बात है। आधा सच आधा झूठ। एरिया अंडर कर्व होता है? नहीं, एरिया अंडर कर्व नहीं होता बेटा इसका मीनिंग। इसका मीनिंग होता है या तो आप नेट एरिया बोलिए, या तो आप इसको बोल दिए एरिया विथ अलजेब्रिक साइन, या मैं इसको और टेक्निकली बोलूं तो बेटा मीनिंग होता है अलजेब्रिक एरिया अंडर कर्व। पहले इसका मीनिंग ये होता है कि हम कर्व के बीच में एरिया फाइंड करते हैं। सर अगर मैं इंटीग्रल निकाल रहा हूं तो बात ये होता है कि सर ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस समझिएगा। मान लीजिए कि बेटा आपके पास एक कर्व है। बात तो ये है कि इस चैप्टर में कई सारे सवाल ऐसे आए हैं कि अगर बच्चा वो थोड़ा बहुत भी जानता है तो इंटीग्रेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको कि सर इंटीग्रेशन लग भी रहा है यहाँ पे। फिजिक्स में भी आईआईटी में सवाल आ चुका है एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट पे। मैथ्स में भी आ चुका है आईआईटी में, और मैथ्स में तो आता ही है, छोड़िए मैं मैथ्स की क्या बात कर रहा हूं। मान लीजिए बेटा आपके सामने दो कर्व है। एक कर्व है कुछ ऐसा, थोड़ा इसको और सुंदर बनाते हैं, और एक कर्व है कुछ ऐसा। फिर मैं थोड़ा उसको और एक्सटेंड किया, और एक कर्व है कुछ ऐसा। मान लेते हैं कि सर ये ऐसा है। फिर इसको भी मैंने ऐसा ले लिया। एरिया अंडर कर्व। फिलहाल बेटा इस कर्व के बीच में जो एरियाज आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं। इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया और ये इसका एरिया। मैं लिमिट दे देता हूं। लिमिट मान लीजिए बेटा ए से लेकर के बी तक है। ये कर्व जो है वो कर्व है एफ ऑफ एक्स का। तो इसके एरिया को लिखने का तरीका होता है, अगर मैं अलजेब्रा में बात करूंगा, अगर मैं मेंसुरेशन के पार्ट से बात करूं तो हम सीधा सीधा लिख देंगे कि एरिया ऑफ कर्व, एरिया ऑफ कर्व बोल सकते हैं या एरिया ऑफ रीजन बोल सकते हैं। एरिया ऑफ कर्व विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ कर्व का एरिया कितना है मुझे ये बताइए। तो ये तो आप बेटा समझ गए कि ये कर्व एक्स एक्सिस के साथ ये एरिया बना रहा है, ये इतना एरिया बना रहा है, ये इतना एरिया बना रहा है, ये इतना एरिया बना रहा है। इन सब का सम जो होता है वो होता है मेरा एरिया। ये हो गया एरिया आपका। लेकिन अगर यही आप कैलकुलस के लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो आप बताते हो कि ये कर्व है जिसका नाम है एफ ऑफ एक्स। बहुत ध्यान से समझिएगा। एक कर्व है जिसका नाम है एफ ऑफ एक्स, कर्व है जिसका नाम है एफ ऑफ एक्स, जिसका एरिया मैं ए से लेकर के बी तक डालना चाहता हूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर से I didn't get that. Could you try again? बिल्कुल नहीं। शांत बैठिए आप। सर आपकी आवाज भी चली गई थी, वो सीरी का जादू है बेटा। भी बोल रही थी ना सर की जगह पे। अभी भी गई। अब आ रही है आपको आवाज? अब क्लियर है। यस सर। Yes, मैंने सोचा कौन आ गई है। अब आगे समझते हैं बेटा। मैं वापस मिटा के लिख रहा हूं कि अगर मुझे इसी बात को कैलकुलस की लैंग्वेज में लिखा जाना, ये देखिए एक तो मैथ्स का वर्ड हुआ, मैं ये बोल दूं कि बेटा मुझे ये शेडेड रीजन का एरिया बताइए। ये हमारा एक और वर्ड होता है ना, बोले कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो बच्चा समझ जाएगा कि सर शेडेड रीजन मतलब ये एरिया पूछ रहे हो आप। लेकिन अगर आपको लिखना है इंटीग्रेशन के लैंग्वेज में, अगर आपको लिखना है कैलकुलस के लैंग्वेज में, तो क्या आप बोलकर चले जाओगे? आंसर इज नो। आप लिखोगे
हम एरिया निकालना चाहते हैं सर एक कर्व जो कि एफ ऑफ एक्स है। केयरफुली समझिए, ये कर्व का मैं एरिया निकालना चाहता हूं। मोहित बेटा टाइम से ऑफ। एरिया निकालना चाहता हूं मतलब सर मैं उसका इंटीग्रल निकालना चाहता हूं। रीजन है आपका ए से लेकर के बी तक, क्योंकि ये पहला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बी तक जा रहा है। सो लिमिट ऑफ दिस कर्व इज फ्रॉम ए से लेकर के बी तक, और हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ dx। मजा नहीं आया सर? इसका मीनिंग ये होता है, हाँ जी ये होता है। एक मिनट, तो सर मुझे एक बात बताओ, ये कौन है और ये कौन है? ये कौन है और ये कौन है? किसी को मालूम है बेटा कि इफ आई एम राइटिंग इंटीग्रल x dx, इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ x एंड f ऑफ x का सिग्निफिकेंस क्या हो गया? बताइए आप लोग नहीं जानते हो और ना ही आप लोग मेरे से पूछे हो, ये तो बहुत खराब आदत है आपकी। किसी ने मेरे से पूछा नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा dy by dx की, कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा dy by dx की, तो आपके अंदर सवाल आना चाहिए कि सर यहाँ पे d क्या रिप्रेजेंट करता है, y क्या रिप्रेजेंट करता है, x क्या रिप्रेजेंट करता है। वैसे ये चीज मैं आप लोगों को बताया हूं, अगर याद रहेगा कि बेटा ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सीधा शब्दों में बोला जाए तो y x की मर्जी से चेंज होता है और x हमारी मर्जी से चेंज होता है, और दोनों में चेंज को मेजर करने के लिए हम dy by dx लिखते हैं। याद हुआ रहेगा, आपको सिखाया गया है ऐसा चीज। Yes, sir. लेकिन क्या इंटीग्रेशन में भी सर सेम चीज है क्या? इंटीग्रेशन में dy by dx साथ No. में नहीं है, ये तो अलग अलग आया सर। तो ये है क्या बेटा? दुनिया का हर 2D फिगर का एरिया, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये सब आपको बचपन में बेवकूफ बनाया गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है। आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए कि एरिया ऑफ ऑल 2D कर्व इज लेंथ इनटू हाइट, नथिंग एल्स। स्क्वायर का एरिया लेंथ इनटू हाइट, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया लेंथ इनटू हाइट। सबका एरिया सर आप यही बोलोगे। हाँ, 3D रहेगा तो लेंथ इनटू हाइट इनटू ब्रेथ। एक हाइट नया फैक्टर आ जाएगा। ये चीज आप लोगों को मालूम नहीं था, क्यों आप फील नहीं कर पाए थे इसके एसेंस को? अब आपके दिमाग में यही आएगा ना कि सर मुझे झूठ सिखा रहे हो, हमारे बचपन के सर ने हमको सही सिखाया था। बेटा मेरी वॉइस कट रही है क्या आप लोगों को? No, sir. सर मेरे पास कटी है एक बार। मेरे पास नहीं कटी सर। बीच बीच में कभी कभार मेरे पास भी नहीं। क्या आप सही है? Yes, Yes, sir. बहुत यस सर। यस सर बिल्कुल। पॉइंट बता रहा Yes, था कि sir. दुनिया का हर 2D कर्व का एरिया लेंथ इनटू हाइट होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, और हर 3D कर्व का एरिया लेंथ इनटू हाइट इनटू ब्रेथ होता है। हाँ, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा अगर आपके मन में ये आ रहा है कि सर हम नहीं मानते, प्रूफ कीजिए। यस, होना भी चाहिए आपके अंदर कि आप किसी चीज को एक्सेप्ट जल्दी ना करो जब तक आपको प्रूफ ना हो जाए, क्योंकि मैथ्स वाले हैं आप। आइए देखते हैं सर। कहानी की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। मजा तो तब आया जब एक कर्व लिया गया और बोला गया कि भैया इसका एरिया फाइंड करो। तो इसका एरिया हम सिंपल मैथ से जितना जानते थे, लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानते थे हम लोग, अलजेब्रा जानते थे हम लोग, हमारे इंडिया का देन ही है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा बहुत ठीक से पढ़ना चाहिए, देशभक्त हो तो वैसे पूरा ही पढ़ना चाहिए। छोड़िए, यहाँ पे आता है। तो जितना हमारा बेसिक नॉलेज है कि सर हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, वी कैन फाइंड सर, वी नो द फॉर्मूला, बचपन में सिखाया गया है, हाफ इंटू लेंथ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर हाइट ये है, बेस ये है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दो, कहानी खत्म सर। मजा तो तब आया लोगों को जब उनके सामने एक गंदा सा कर्व आ गया। बहुत केयरफुली समझिएगा। आइए जरा मैं कर्व लेके दिखाता हूं। अब बोला गया कि भैया इसका एरिया आप फाइंड करके दिखाओ, और कहां से कहां तक, बस जितना मैंने लाइन दिया है बस वहां से वहां तक फाइंड करके दिखाओ। अब लोगों ने बोला कि भैया ये है क्या,
बड़ा मजेदार चीज है सर। ना ही हमको ट्रायंगल का फॉर्मूला पे जा रहा है। अब कोई बोलेगा सर सर्कल का ना एक बहुत छोटा सा पार्ट है, एक सर्कल को आपने काट दिया है। तो बेटा मैंने काटा है ना, अगर कल के दिन ऐसा कर्व आ गया रहता तो क्या करते हैं आप, बैठ के रोते। अब क्या किया गया आगे ये, और देखिए अगर आप किसी से पूछेंगे ना कि हमारा कैलकुलस काम क्यों करता है, इसका जवाब बहुत कम लोग दे पाएंगे आपको, और बहुत कम बुक में भी लिखा होता है कि हमारा कैलकुलस काम क्यों करता है, क्यों वैलिड है सर, हमारा कैलकुलस सही क्यों हो जाता है, हम लिमिट लगा देते हैं सर सही हो जाता है। आप कैसे बोल सकते हो सर कि अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को वेलोसिटी बोल दूंगा सर और एक्यूरेट आ जाता है। अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट में अगर आप लिमिट लगा देंगे तो आपका वेलोसिटी आ जाता है ना, शायद रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या लिमिट, ये आप पढ़े रहोगे, या पढ़े रहोगे कि अगर डेल वी बाई डेल टी है और मैं यहां पे लिख दूं कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग्स टू 0 तो एक्सेलरेशन होता है। सर ये काम कैसे किया, ये सही कैसे हो गया सर? और ये बात मुझे पक्का उम्मीद है कि आप में से किसी ने पूछा नहीं रहेगा। पूछा आप लोगों में से किसी ने? नहीं ना, पूछना चाहिए आप लोगों को सर ये काम कैसे किया। जब तक आप पूछेंगे नहीं आप इसके एसेंस को समझ नहीं पाओगे कि सर ये काम कैसे कर रहा है। मैं इसको मिटाता हूं और मैथ्स में आता हूं। देखिए ये काम इसलिए करता है बेटा क्योंकि दुनिया का हर कर्व बहुत बार जूम करने के बाद वो स्ट्रेट लाइन बन जाता है। दुनिया का हर कर्व, सर्कल हो या कितना भी गंदा कर्व ले लीजिए आप, अगर आप उसको इनफाइनाइट जूम कर देंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। सर समझा नहीं आपकी बात को? अगर मैं इस कर्व को स्ट्रेट लाइन बना दिया तो क्या होगा, लो बनाओ। आपने इस कर्व को बहुत ज्यादा स्ट्रेट लाइन बना दीजिए बेटा, लग रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इसको चंक्स में डिवाइड करिए आप इसको चंक्स में डिवाइड कीजिए, आपको दिख रहा है बेटा इतना पोर्शन स्ट्रेट लाइन है। अग्री करें आप इस बात से? Yes, Yes, sir. sir. मैं इसको और छोटा पार्ट में डिवाइड करता और आपको अग्री करना पड़ता कि सर ये स्ट्रेट लाइन है। Straight line में. एक मिनट सर, इसका मतलब मेरे को एक बात समझ में नहीं आई। आप तो इसका एरिया फाइंड करा रहे थे और आप स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हो। हाँ देखिए मैं एरिया फाइंड करके दिखा रहा हूं। कितने लोग अग्री करेंगे कि सर हम रेक्टेंगल का एरिया जानते हैं? मैंने Yes, क्या sir. सिखाया कि दुनिया का हर कर्व का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। मैंने आपको सिखाया कि नहीं सिखाया? बिल्कुल Yes. sir. मैं आपको प्रूफ कराने जा रहा हूं कि सर ये होता, ये कैसे होता है। मैंने क्या किया बेटा कि इस पूरे कर्व को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया। वैसे मुझे इतना नहीं लिखना चाहिए, मुझे इतना ही लिखना चाहिए। केयरफुली समझिएगा, जो बच्चा मैथ से प्यार करता है उसको पक्का मजा आएगा, और जो पहले से मान के चले सर मैथ्स बोरिंग है, तो बेटा है नहीं, आपकी गलतफहमी है कि आप मान के चल रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझना चाहिए बस आपको। देखिएगा मैंने सारे ही कर्व के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, सारे कर्व के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। हैरी बेटा बताइए। सर आप वैसे कर रहे हो जैसे चेस बोर्ड में नहीं होता, जैसे डायगोनल्स मतलब स्ट्रेट एक एक्स एक्सिस में लाइंस होती है और फिर वैसे, तो टोटल बॉक्स 64 होते हैं, तो 8 एक साइड को 8 एक साइड को। नहीं नहीं नहीं, वो PNC का कॉन्सेप्ट है बेटा, उसको छोड़िए आप। यस सर। सब उस फॉर्मूले को रट के जाते हैं, समझ गए? और जेई पूछ देता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछ देता है कि स्क्वायर बताइए, पैरेललोग्राम मत बताइए, बट आंसर तुरंत चेंज होता है वहां पे। सब आंसर 100 लिख के आते हैं, लिख के आंसर कुछ और आ जाता है। ठीक है, उसको बातें छोड़ते हैं, कंफ्यूज हो जाएगा। अब मैं बेटा सिर्फ एक रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं। अगर मैं ये मान के चलता हूं कि ये एक्स एक्सिस के किए गए छोटे छोटे टुकड़े हैं और एक्स एक्सिस हमारा होता है बेटा एक्स, तो क्या मैं हर छोटे छोटे टुकड़े को dx से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? अग्री करते हैं आप लोग? Yes sir. Yes, sir. पर्टिकुलर रेक्टेंगल उठाया, कोई भी एक रेक्टेंगल उठाया, हम जानते हैं कि सर ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। हाइट कितना है सर? हाइट सर इसका y है, और कितना होगा? मैंने y एक्सिस को थोड़ी कट किया है भाई, मैंने तो x को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है। एक मिनट, फिर आप क्या करना चाह रहे हैं सर? मैं कोई भी एक रेक्टेंगल के ऊपर टारगेट करता हूं। लीजिए आपको जूम करके दिखाता हूं, ये रेक्टेंगल
मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूं कि मैं किस रेक्टेंगल के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा हूं। ये कलर ले लिया जाए ग्रीन वाला और थोड़ा इसको जाड़ा कर देते हैं। मैं ये रेक्टेंगल के ऊपर ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। दिख रहा है जी बेटा लोग? यस सर। Yes, sir. पार्टिसिपेट किया है। कर पा रहे हैं कि सर ये परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं है? बोलिए। परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं है। हाँ, परफेक्ट रेक्टेंगल बन जाएगा अगर मैं इसको यहां से एक छोटा सा लाइन खींच दूं। ये दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, मैं जूम करके दिखा देता हूं। परफेक्ट रेक्टेंगल बेटा यहां से Yes, sir. दिखा। यस 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 सर। क्या आप अग्री करते हैं कि सर अब ये बड़ा परफेक्ट रेक्टेंगल बन गया? बिल्कुल। Yes, अगर sir. इस रेक्टेंगल का एरिया पूछा जाए तो बेटा मैं यही बोलूंगा ना कि सर ये तो आपका dx था और ये आपका हाइट जो है वो पूरा आपका y हो गया। सो ये हो गया बेटा y dx। एक रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ ब्रेथ y dx हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. मैंने कुछ नहीं बोला है बेटा, मैंने लेंथ इंटू ब्रेथ निकाला। लेंथ इंटू ब्रेथ, और इस हिसाब से मेरा एरिया कितना होगा बेटा? y इंटू डी एक्स। बोलो यस सर नो। यस बिल्कुल सर। Yes. सवाल ये है कि सर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। आपने एक रेक्टेंगल किया है, हो सकता है कि कर्व बहुत ज्यादा गंदा हुआ रहता, और बहुत गंदा होने के बाद सर हमको बहुत ज्यादा जूम करना पड़ता, और जितना ज्यादा जूम करेंगे उतने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ेंगे सर। हाँ, उतने ज्यादा रेक्टेंगल्स बढ़ेंगे, मैं भी एग्री करता हूं। तो सर क्या हर रेक्टेंगल को हम लोग लिख करके ऐड कर देंगे? नहीं ऐड करेंगे। अलजेब्रा में इसी चीज को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है कि समेशन पूरे रेक्टेंगल को ऐड कर दीजिए और आप लिमिट दे दीजिए। क्या लिमिट देंगे आप? कि ये एक रेक्टेंगल है सर, मिलेगा आपको, टेंशन ना लीजिए, सिग्मा वाला पार्ट भी आएगा आपकी कहानी में। फिलहाल मैं बस आपको फील दे रहा हूं कि आप लिमिट दे देंगे कि सर मैं एक फंक्शन को या एक एरिया को ऐड कर रहा हूं, जो एरिया में ये यहां से लेकर के यहां तक जा रहा है, जिसको हम लिमिट यहां पे लेकर के यहां पे लिख देते हैं। ये हम इतना जानते हैं सर, फोटो याद रहेगा हमको सिग्मा का। इंटीग्रेशन में कैसे लिखेंगे सर? इसी को लिखेंगे, ये एक रेक्टेंगल का एरिया है और इस रेक्टेंगल को हमने ए से लेकर के बी तक बांटा है। इनिशियल रीजन कितना है बेटा? ए। फाइनल रीजन कितना है? बी। B. और यही हमारा हो जाता है एरिया। बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब दुनिया जानता है कि सर y जो होता है वो होता है f ऑफ x। y इज अ फंक्शन ऑफ x, सो f ऑफ d ऑफ x इज इक्वल टू एरिया। लेकिन कहानी अभी बाकी है दोस्त। हाँ जी बेटा बताइए केशव। यस सर। आपने हैंड रेज किया ना बेटा, बताइए। हाँ जी सर, पूछना था मैंने। हाँ हाँ सर बोलो। आप सर दो चीजें पूछनी है। बोलिए, सर बोलिए। इसमें आपने ए से बी तक इंटीग्रेट किया तो क्या पूरे इस कर्व का एरिया आ गया हमारे पास? पूरा कर्व का आ गया। बट सर इसमें पहली लाइन को देखा जाए, लेफ्ट वाली लाइन को, और मिड वाली लाइन को देखा जाए, हाइट छोटा तो है, वाई में तो डिफरेंस है। हाइट छोटा है ना। हाँ जी सर, तो और फिर ये कैसे वैलिड है? आपका एक सवाल और आएगा कि सर रेक्टेंगल भी पूरा बढ़िया से नहीं था। हाँ जी, ये दूसरा सवाल भी पकड़े। यही ना सर, क्या हो गया अगर इनफाइनाइट जूम करने के बाद भी कर्व ही हो ही नहीं सकता बेटा। अब बात इनफाइनाइट पे करेंगे तो ठीक है, आपको भी मिलिएगा एक्स्ट्रा क्लास में फुर्सत में, मैं आपको इनफाइनाइट के बारे में भी कहानी समझाऊंगा कि दुनिया वाले इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को आपको बस बता दिए हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। मैं आपको फील दे दूंगा बेटा कि मैं इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट माइनस कर दूंगा। आपको जान करके हैरानी होगी कि एक नेचुरल नंबर का सेट, एक इरेशनल नंबर का सेट, एक रैशनल नंबर का सेट, एक इंटीजर का सेट, ये सारे सिमिलर होते हैं। अगर मैं एक नेचुरल नंबर पे से इनफाइनाइट नंबर निकाल दूंगा तो भी मेरा नेचुरल नंबर पे फर्क पड़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा जितना पहले था। ठीक है, ये बहुत ऊपर लेवल की बातें होती हैं यार मैथ्स में, ठीक है, नहीं तो फिर ज्यादा डिटेल में नहीं जाए। अरे रुक जाओ भैया,
नाम ही बोल दूंगा, भाग जाओगे यहां से। इनफाइनाइट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है छोटा इनफाइनाइट, एक होता है बड़ा इनफाइनाइट। छोटा इनफाइनाइट का नाम होता है अलिफ नल, और बड़ा इनफाइनाइट का नाम होता है कॉन्टिनम। क्या बोला? कॉन्टिनम। अलिफ लैला नहीं रे देवा, अलिफ नल बोलते हो उसको। अरे छोड़ो ना, उतना डेप्थ में मत जाइए प्लीज आप लोग, फिर मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप बोलोगे सर बहुत ज्यादा डिटेल में चले गए। आइए यहाँ पे, केशव का दो चीज था कि सर ये वाई आपका वैरी कर रहा है। बेटा नहीं, आप वाई को सिर्फ हाइट की जैसा ले रहे हैं ना। मैंने क्या बोला कि वाई आपका फंक्शन है, एक कर्व है ये क्या, ये हाइट क्या होगा, एफ ऑफ एक्स ही तो होगा। अरे सर मैं नहीं मानता सर, मैं ये मानूंगा सर, मैं ये मानूंगा। तो बेटा शायद आप गलती कर रहे हैं। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एफ ऑफ एक्स है तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो सकता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो सकता है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एफ ऑफ एक्स माइनस एच हो। केशव अग्री करते हैं बेटा आप? बिल्कुल सर। ये हमने पढ़ा है डेफिनेट इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। हम मान के चलते हैं कि सर h 0 है, h में होने वाला चेंज 0 के बराबर था, और जैसे ही मैं बोलूं कि ये आप बोल रहे हो ना कि 0 के बराबर है, दुनिया वाले को कैसे समझाओगे? अल्टीमेटली आपके दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पे लिमिट का गेम आ गया, कि हमको बताना पड़ेगा कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 है सर। बोलिए यस सर। यस सर। यस सर। तो ये हो जाता है। अगर आप बोलेंगे सर ये छोटा सा एरिया कितना है, तो बेटा ये इतना कम एरिया होता है, इतना कम एरिया होता है कि हम इसको नेग्लिजिबल कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। समझ में आया? यस सर। बट एक और क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स डीएक्स ए टू बी तक का मीनिंग कि सर हमें कर्व के अंदर का एरिया निकालना है। फिलहाल मेरे को इस टॉपिक को इतना खींचना नहीं चाहिए, लेकिन मैं जानबूझ के खींच रहा हूं कि जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी रहेगा, लॉजिक आप उतना ही अच्छा से लगा पाओगे। सवाल तो मजदूर बनाते हैं। एक और क्वेश्चन सुनोगे? बोलिए। सर आपने इसको तो बोल दिया, एक एफ ऑफ एक्स है, एक एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक एफ ऑफ एक्स माइनस एच। बट अगर मैंने मिड वाली लाइन और एक्सट्रीम लेफ्ट वाली लाइन को कंपेयर किया तो एच का कुछ तो वैल्यू आ ही रहा है ना, 0 थोड़ी है। हाँ आ रहा है 0 हम कैसे मान सकते हैं? बेटा, वही बता रहे हैं ना कि ये कर्व के बीच में इतना गैप है। डीएक्स समझ रहा हूँ, एलिमेंट्री में ले रहा हूँ, बहुत छोटा एरिया ले रहा हूँ। आप लेक्चर के 10 मिनट बाद रुकना, ठीक है? मैं और अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल इस टॉपिक को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो मुझे सवाल आपका वैलिड है, और मैं आपके फील को भी समझ रहा हूँ कि आप पूछना क्या चाहते हो। आप हाइट में कंफ्यूज हो, टेंशन वो भी आ जाएगा। आइए जरा और आगे चलते हैं। तो इसका मीनिंग हम समझ गए, लेकिन मैंने बोला कि पिक्चर भी बाकी है दोस्त, अभी और चलना है। हम यहाँ पे इतना चीज समझ में आ गया कि सर हम ये कामवर इधर, हम इंटीग्रल इसलिए ले रहे हैं, हमें इंटीग्रेशन की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि सर हमारे पास एक रेगुलर शेप का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हमको मैथमेटिशियन ने दिया था, लेकिन जब बात एक कर्व के एरिया निकालने की आती है तो सर हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है, और अल्टीमेटली मुझे इंटीग्रेशन के पास जाना पड़ता है। तो आपने तो बोला था कि सर ये आधा सच है आधा झूठ है। आपने बोला कि सर एरिया अंडर कर्व नहीं निकालता, ये नेट एरिया निकालता है। यस, हम इंटीग्रल का जब बोलते हैं कि बेटा इसका वैल्यूएशन करो आप, इसको सॉल्व करो आप, तो हम दो चीजों को ध्यान में रखते हैं। अगर कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर आया, कर्व एबव एक्स एक्सिस, एबव एक्स एक्सिस, वी टेक पॉजिटिव, वी टेक पॉजिटिव। लेकिन अगर कर्व एक्सिस के बिलो आ गया, कर्व बिलो एक्स एक्सिस, हम उसको लेते हैं नेगेटिव। एक मिनट फिर से समझाइए सर क्या बोलना चाहते हैं। अब लीजिए बेटा फाइनल कंक्लूजन। आपके पास दो कर्व हैं, ध्यान से समझिएगा, सम तुम्हें करा दूंगा बहुत अच्छा। एक कर्व ऐसा है, दूसरा कर्व ऐसा है। ये कर्व का एरिया है 5 यूनिट और ये कर्व का एरिया है 3 यूनिट। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके इंटीग्रल को इवैल्यूएट करो, एरिया बताइए, अगर मेरे से कोई पूछे कि एरिया बताओ, तो एरिया हो जाता है बेटा 5 प्लस मॉड -3, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है, और क्योंकि कर्व एक्स एक्स के नीचे आ रहा है तो हमको उसको नेगेटिव कंसीडर करना पड़ता है।
फिर भी फाइनल आंसर कितना होगा बेटा? 5 + 3 = 8 यूनिट। लेकिन अगर ये सवाल होता कि अगर आपका इंटीग्रल है बेटा a से लेकर के b और ये कर्व f ऑफ x का है, इवैल्यूएट a से लेकर के b f ऑफ x dx, तो मैं आंसर डायरेक्टली लिख देता कि सर 5 - 3 आंसर 2 यूनिट आ रहा है। बिना सॉल्व किए सर आप इतना आंसर लिख सकते हैं। एग्जैक्टली बिना सॉल्व किए मैं आपका आंसर लिख सकता हूं। ये होता है, यही तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की खासियत है और खूबसूरती है। To actually solve a differential definite integration, we don't need to always find or always evaluate definite integration. हम बेसिक फॉर्मूला को भी लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। मजा नहीं आया? सवाल देखिए आगे का। हम मानते हैं सर कि बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, एक क्वेश्चन पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन का फील दिला देगा आपको। टिल नाउ हमने पढ़ा है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ x dx कितना होता है, और अग्री करते हैं, वी ऑल नो कि सर इंटीग्रेशन ऑफ x² 2 होता है। बिल्कुल अग्री करते हैं। क्या होगा जब सवाल आपसे पूछ दिया जाए डेफिनेट इस इंटीग्रल को सॉल्व कीजिए बॉक्स x dx, और मैं यहां से दे दिया -1 से लेकर के, छोड़िए ना, -1 से लेकर के 3 तक करो। अब सॉल्व करो, कहानी खत्म। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के पास इसका जवाब ही नहीं है। दुख की बात है कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ना ही आपको सवाल ऐसा कभी मिला था और ना ही अभी तक आप कभी सोचे रहोगे। नहीं सोचे थे आप, तो फिर निकाला कैसे जाएगा सर? ये तो बेटा मिथ है। ये तो आपको डराने के लिए सवाल दिया गया है। एक्चुअली आईआईटी ऐसे सवालों को कई बार पूछ चुका है। पिछले साल भी पूछा था, मॉड के साथ पूछा था। आप पढ़ के जाओगे, मैं आपको पहले से ही बोलते आ रहा हूं बेटा, 3 और 4 फंक्शन दुश्मन है आपके। मॉड, जिनटेक्स, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स और सिग्नोमिक्स आपके दुश्मन है, आईआईटी के दोस्त है। जब मर्जी करेगा मुंह उठा के पूछ देगा, क्योंकि दोस्त है ना भाई उसका। इनसे जितना जल्दी हो सके आप भी दोस्ती कर लीजिए, मजा आएगा आपको। सर आपने बोला, अब देखिए बेटा, मैं मान के चलता हूं कि आप में से किसी को भी नहीं आता है, और व्हाई दिस फर्स्ट लेक्चर इज इंपॉर्टेंट, इसका फील अभी आपको आएगा। मैंने आपको सीधा शब्दों में बोला था कि बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। नेट एरिया बोलिए, अलजेब्रिक एरिया बोलिए। अलजेब्रिक एरिया का मतलब कि सर वी कंसीडर एरिया विथ इट्स साइन। अगर कर्व ऊपर है तो हम प्लस लेंगे, और कर्व नीचे है तो हम माइनस लेंगे, और डायरेक्ट आंसर लिख देंगे कि 5 - 3 2 यूनिट आ गया सर इसका आंसर। लेकिन जब सवाल सिर्फ एरिया की आएगी तो हम एरिया को सर पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और 5 प्लस, क्योंकि 3 नीचे था तो हम उसको मॉड में डाल दिए कि वो प्लस हो जाएगा, और ये हो गया। मैं मान के चलता हूं बेटा कि कोई भी बच्चा इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, और देखिए वो सवाल क्या इसको कर पाएगा। हाँ, इंटीग्रेशन आप नहीं पढ़े हो दैट डजंट मीन कि आप फंक्शन से भी आप रिश्ता तोड़ दीजिए, नाता तोड़ दीजिए। फिर तो बेटा मैथ्स ही छोड़ दीजिए ना, आप इतना करना ही नहीं है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ जिनटेक्स फ्रॉम -1 से लेकर के 3 तक। ये हुआ, याद है बेटा ग्राफ? भूल गए हो? सर याद है। परफेक्ट। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। कुछ जगह ग्राफ टूटता है, कहां कहां टूटता है बता दे रहे हैं। एक ग्राफ टूटेगा बेटा जी आपका यहां पे, याद होगा आप लोगों को, ये ग्राफ यहां पे टूटता है ना? यस सर। यस सर। ये ग्राफ यहां पे टूटता है, फिर एक यहां पे टूटता है, फिर यहां पे टूटता है, और फिर यहां पे टूटता है। ये वो पॉइंट है जहां पे ग्राफ टूटता है। ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं होता है। अगर ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। बड़ा जबरदस्त चीज बोला सर आपने। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, और अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियल नहीं है तो हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। लेकिन सर एक बात बताइए, हम इसको ये बोलने के बजाय कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, हम फाइंड कर लेते हैं ना सर कि फंक्शन कहां कहां डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऑब्वियस बात है कि बेटा ये फंक्शन वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा जहां पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। ये पॉइंट पे टूट रहा है, ये पॉइंट पे टूट रहा है, ये पॉइंट पे टूट रहा है, ये पॉइंट पे टूट। हम बहुत बेसिक दिमाग लगा रहे हैं, बिना डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व किए मैं आंसर दे रहा हूं आपको। हम जानते हैं सर एक बात
कि अगर मुझे इसको सॉल्व करना है मतलब सर इस कर्व का एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालना है। नंबर दे देते हैं, ये हो गया 0 0 1 2 और 3। अगर ये करते हैं बेटा लोग यहां तक, कोई दिक्कत आप लोगों को? यहाँ पे -1 होगा। निकालिए एरिया। एक एरिया आपका ये आ गया, एक एरिया आपका ये आ गया, दूसरा एरिया ये आ गया, और तीसरा एरिया आपका ये आ गया। सारा कौन सा शेप का बन रहा है बेटा? रेक्टेंगल। हर कर्व का एरिया इंटीग्रेट होता है, ये बात पहले ही बोल चुका हूं। निकालिए लेंथ और ब्रेड्थ। इसके बीच में बेटा कितने का गैप है? 1। और ये हाइट कितना है? 1। तो इसका एरिया कितना होगा? 1। 1 इसका एरिया 0। सर ये एक्स एक्सिस के साथ एरिया नहीं बना रहा तो आप 0 लिखिए ना। नहीं सर मैं नहीं मानता। तो बेटा ये हो गया 1 और हाइट हो गया 0, तो 1 × 0 0 ही हुआ ना। यस सर। इसका बताइए और इसका बताइए, खुद से बताइए आप। 1 इसका 1 और हाइट हो गया आपका 1, तो ये हो गया 1 और ये कितना हो गया बेटा हाइट टोटल? अरे 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर लोगे, जिंट कहां पे भेजेगा? 2 पे भेजेगा। 2 पे 2 तो हाइट हो गया 2। निकालिए एरिया। एरिया कितना हो गया बेटा? ये नीचे है तो -1 +0 +1 प्लस का 2। आंसर कितना हो गया बेटा लोग? 2। डायरेक्ट आंसर हम लोग लिख के आते सर 2 यूनिट इसका आंसर होने वाला। यस, बिना इंटीग्रेशन सॉल्व किए आप इसका आंसर लिख दे दो। कैसा लगा मेरा मजाक? बढ़िया है ना? बहुत Yes. मजा आया। बहुत अच्छा। लेकिन आपको मालूम है कि दुनिया इतनी प्यारी नहीं है कि हर बार आप कर्व को बना ही पाएंगे। Yes, ये भी sir. बात होगी ना सर, हर बार कर्व तो हम बना नहीं पाएंगे। सर ये तो आप वो तरीका बता दिए कि मैं अगर किसी क्लास 9th के बच्चों को जिंट का ग्राफ बता दूं और मैं अगर उसको एरिया बताऊं तो वो बता देगा सर। अब मेरे को ना सर ये 12th वाली फील चाहिए कि हम एक्चुअली 10x का पूछा तो बेटा टेंशन ना लो, एक डेफिनेट इंटीग्रल आता है tan इनवर्स ऑफ 1/x। ठीक है, उस सवाल का सच्चाई दिखा हुआ आपको दूसरे लेक्चर में, तैयार रहना। पहला सवाल वहीं से शुरू करेंगे अगर समय मिला तो। फिर आपको दिखाऊंगा कि एक नॉर्मल इंसान में और जेई के क्वेश्चन फ्रेम करने वाले के दिमाग में कितना बेसिक लेवल का चीज चलता है। ऑलमोस्ट सारे लोग आप गलती करोगे, सही करके फिर भी आप नहीं बता पाएंगे, सही स्टेप फॉलो नहीं करोगे, तुक्के में आंसर आएगा आपका। वही ना, गलती से सही काम हो जाता है, वही होगा आपके साथ। फिलहाल यहाँ पे चलते हैं कि सर इसको हम मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अभी पूरी तरह से डेफिनेट इंटीग्रेशन का फील नहीं है आपको, अब आएगा। सबसे पहला चीज कि सर जो हमको फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन को हमको चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है कि। अगर डिफरेंशिएबल है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो रुकिए, उसको डिफरेंशिएबल बनाइए। सर आप जिंट एक्स को डिफरेंशिएबल क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि बेटा जिंट एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो कि डिसकंटिन्यूअस है, एंड अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि दूसरे टेस्ट में फेल हो गया ना सर। लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तो कंटिन्यूटी नहीं होगा, कंटिन्यूटी एग्जिस्ट नहीं किया तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं है तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। नाउ सी द चेन ऑफ दीज चैप्टर्स कि कितना इंटरकनेक्टेड है सर, कि एक के चलते मेरा दूसरा गड़बड़ हो रहा है। अगर ये फेल तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। चेन देखिए पूरे चैप्टर्स का। तो सर जिंट एक्स मेरा डिसकंटिन्यूअस है, टूटता है ग्राफ, तो मुझे रुकना पड़ेगा, मुझे इसको डिफरेंशिएबल बनाना पड़ेगा। सेम एग्जांपल बेटा मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल होते हो, कोई भी बच्चा, तो घर वाले प्यार से बोलते हैं कि सब में पास हो, एक में फेल हो, और बाहर वाला बोलता है यार तुम तो फेल हो गए यार। तो मैं इसको भी वैसा ही बोलूंगा कि ये फंक्शन सर पूरा कंटिन्यूअस है, इधर कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस और ये कंटिन्यूअस, पूरा कंटिन्यूअस है, बस कहीं कहीं टूट रहा है सर। अब वो जहां जहां टूट रहा है आपको इस इंटीग्रल को ब्रेक करना पड़ेगा। हर बार की कहानी यही होगी। तो हम इसको सॉल्व करते टाइम देखिए कैसे लिखेंगे। लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रल -1 से लेकर 0 तक टूटा एक बार, और ये हो गया जिंट एक्स dx, प्लस में दूसरा बार कहां से टूटा बेटा? 0 से लेकर के 1 तक, जिंट एक्स dx, 0 to 1
प्लस में फिर कहां से कहां तक बेटा, 1 से लेकर के 2 तक, जिंट x dx। फिर आपका कहां से कहां तक जा रहा है बेटा, 2 से लेकर के 3 तक, और ये हो गया जिंट x dx। लेकिन मालूम है अभी एक बारीक सी गलती आप नहीं पकड़ पा रहे, और वो गलती ये है, सर एक बात बताओ, आपको नहीं लग रहा है कि जो रेक्टेंगल यहां पे आप बनाते वो एक बार और आ रहा है सर, जो ये 0 पे -1 से 0 पे जो आप रेक्टेंगल बहुत छोटा छोटा बनाएंगे सर, तो एक 0 वाला सर रेक्टेंगल यहां पे भी आता, और फिर ये 0 वाला रेक्टेंगल, या मैं 2 का ले लेता हूं, 1 और 2, ये इधर का लीजिए सर, एक रेक्टेंगल हम यहां पे बनाते और ऊपर वाले के लिए सर रेक्टेंगल हम यहां पे बनाते। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये जो हाइट है 2 वाला उसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ये फील आई बेटा आप लोगों को? यस सर। जो हमारा Yes, sir. सर वो 2 बार आया है, थोड़ा और समझिए, जो हमारा स्ट्रिप 2 पे बन रहा है सर, ये इधर भी आ रहा है और उधर भी आ रहा है, तो सर ये गलती नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है सर। दुनिया वाले को कैसे बताएंगे हम गलती नहीं कर रहे हैं? बेटा यही तो कैलकुलस है, हम बताएंगे दुनिया वाले को, देख बेटा जो यहां वाला रेक्टेंगल है ना वो सिर्फ ये डोमेन के लिए है, जो इधर वाला रेक्टेंगल है ना ये डोमेन के लिए है। तो फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर आपके मुंह से बोलने तो होगा नहीं, आपको तो दिखाना पड़ेगा। हम दिखाएंगे कि देखिए भैया, हम -1 बोलते हैं, दैट डजंट मीन कि हम -1 पे खड़े हो गए, एग्जैक्टली -1 पे तो है, लेकिन मैं इसको लिखने का तरीका ढूंढूंगा कि सर मैं -1 से हल्का सा ज्यादा जा रहा हूं और 0 से हल्का पीछे रह रहा हूं, मैं फिर जाकर इस डोमेन में रेक्टेंगल बना रहा हूं। फिर इसकी बात आती है, तो 0 से हल्का सा उधर गया, इधर वाला हो गया, अब इधर वाला बाकी है। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। यस नहीं समझोगे तो बड़े बड़े सवाल गलती होंगे आपके। यस सर। बहुत बारीकी से समझिएगा कि सर 0 से माइनस हमने ले लिया, 0 से प्लस और 1 से माइनस, समझ रहे हो ना? अब 1 से प्लस, 2 से माइनस, 2 से प्लस, 3 से माइनस, ये मेरा इंटीग्रल बनता है। तो ये हो गया 0 से आगे, 1 से पीछे, 1 से पीछे मतलब 1 - h। अब 1 से पीछे हम ले लिया, अब 1 से आगे वाले इधर ले लेंगे और 2 से इधर वाले ले लेंगे, 2 से आगे वाला ये और 3 से इधर वाला ये, ताकि दुनिया वाले को समझ में आए कि एग्जैक्टली 3 पे क्यों नहीं गए सर, ये बताओ। प्यारा सवाल है आपका कि सर हमें तो इंटीग्रल दिया था -1 से 3 में, और आप एग्जैक्टली -1 और एग्जैक्टली 3 को तो कभी लिया नहीं, क्योंकि आप जानते हो सर कि जब एग्जैक्टली 3 का आप इस ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो तो सर कहीं यहां पे दिखेगा। बोलिए नहीं अग्री करते हैं, ये यहां पे दिखेगा बेटा 3 पे दिखेगा। यस तो फिर आपको दिमाग में आएगा सर ये स्ट्रिप तो छोड़ दिया आपने, इसका एरिया कहां गया? एक लाइन याद होगी बेटा, मैंने बोला था कि जो हम ले रहे हैं स्ट्रिप के बीच का गैप जो ले रहे हैं वो इनफाइनाइटली स्मॉल है, बहुत ज्यादा स्मॉल है कि मैं इसको इग्नोर कर सकता हूं। तो अगर मैं इस स्ट्रिप के एरिया को इग्नोर भी कर दूं, 2 पे देख रहे हो, मैं कोई भी एग्जैक्टली जहां जहां फंक्शन टूट रहा है मैं उस पॉइंट को लिया ही नहीं हूं। देखो कहां पे टूट रहा था, -1 पे टूट रहा था, -1 एग्जैक्टली कहीं कहानी में आपको दिखेगा नहीं, उससे आगे दिखेगा, उससे आगे, उससे पीछे दिखेगा, उससे पीछे दिखा, उससे आगे दिखा। क्या कभी -1 आया बेटा इंटीग्रल में? नो सर। नहीं आया, मेरा 2 पे भी नहीं आया। 2 पे ग्राफ टूट रहा था, इधर जा रहा है, देखो 2 पे ग्राफ टूट रहा है, तो मैंने 2 को कभी लिया ही नहीं, 2 से पीछे ले लिया, 2 से आगे ले लिया। तो एक बात बताओ सर, अगर आप नहीं ले रहे हैं इसका मतलब सर ये स्ट्रिप छोड़ रहे हैं आप पतला पतला, ये स्ट्रिप का छोड़ दिया आपने, फिर ये स्ट्रिप का एरिया छोड़ दिया। हाँ जी, ये स्ट्रिप का एरिया हमने छोड़ दिया है, तो सर गलती नहीं होगा आपका? नहीं होगा। क्यों सर? बस जो स्ट्रिप आप कंसीडर कर रहे हो इतना पतला है, इतना पतला है कि आप उसको इग्नोर कर सकते हो। बात समझ में आई? लेकिन आपको मालूम है कि ये मैथ्स है, बोलने पे होता नहीं है, आपको दिखाना पड़ेगा कि देखो भैया हम यहां पे लिमिट ले रहे हैं और दिखा रहे हैं कि एज टेंडिंग टू 0 है। वहां गायब हो गया। हाँ ये होता है कभी कभी, ये भी जादू दिखा रहा है ना, गुस्सा कर लिया कि ये इतना टफ चैप्टर क्यों पढ़ा दिया यार बच्चे लोग को। बच्चे लोग बोलेंगे मम्मी बचाओ मेरे को। समझ में आ रहा आपको बेटा कि
सर इक्वेशन और देना बट जीफ वाला ही ओनली लिमिट चेंज। नहीं, आप मेरे को मालूम है क्या फॉर्मूला लगा दोगे, रेक्टेंगल ले लोगे। वैसे बात ये है ना बेटा कि आने वाले टाइम पे ना आप इन सवालों को ऐसे ही कर दोगे। ए देवा कनेक्ट हो जा रही, टाइम नहीं है मेरे पास। तब तक एक बात बताओ सर, अगर हाँ। हम ऐसी हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों स्ट्रिप्स ले लें तो आप उसको भी बोल दोगे चल इग्नोर मारो इसको? नहीं, लिमिट आया है, लिमिट आया है बेटा, वो बचाएगा आपको। ऐसा मत सोचिए कि लिमिट नहीं बचाएगा। मैंने आपको बोला ना कि एक सवाल दूंगा आपको, समय नहीं है, नहीं तो मैं वो सवाल अभी दे देता आपको, अब भी जस्ट दे देता। 7:15 तक है टाइम। मैथ्स पे भरोसा रखिए, गलती नहीं होने देगा आपका। फिलहाल यहाँ पे चलते हैं, धीरे धीरे केशव समझ जाओगे, टेंशन ना लो। ये सवाल समझ में नहीं आया, नेक्स्ट समझ में आएगा, नेक्स्ट नहीं है उसके बाद समझ में आएगा। लेकिन एक बार फील आ गया ना आपको, आप बोलोगे सर बड़ा ही जबरदस्त, एकदम स्वीट सा चैप्टर है ये। अभी तक देखो मैं कोई भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज नहीं किया हूं और मैं पढ़ा रहा हूं आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन। खुशी की बात तो यही है। आइए पहले यहां तक समझ गए बेटा, ये जहां जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था, मतलब जहां जहां पे सर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल था, मैं उस पॉइंट पे इंटीग्रेशन निकाला ही नहीं। यस सर। और आप देखेंगे क्वेश्चन है। हाँ हाँ बोलिए सर जैसे कि जो माइनस कवर है ना सर, वो तो ग्राफ में आ रहा है, तो फिर आपने उसको क्यों बोला कि हम इसको नहीं लेंगे? तो फिर ऐसा आपने लिखा कि -1 + अच्छा, मतलब -1 को नहीं ले रहे हम, उसके मतलब उससे थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हो आप? सॉरी बेटा, मैं आपकी बात समझा नहीं, बताइए। बोल रही हो -1 को क्यों नहीं ले रहे, ग्राफ बनाया हुआ है तो उसका सर 2 और 3 का जो ग्राफ है ना सर, उसमें 2 तो मतलब आ रहा है ना सर, आपने 2 क्यों नहीं लिया फिर? बेटा हम 2 पे एग्जैक्टली इसको इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते क्योंकि ग्राफ वहां पे डिसकंटिन्यूअस है। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो फंक्शन वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं हो, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ये रियल मतलब है कि हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। लेकिन आप बोलोगे सर हम इंटीग्रेट करते हैं। अब देखो मैथ्स का धोखा अभी यहाँ पे, यह इल्यूजन है। आपको पता भी चलेगा कि इसका नाम धोखा रख देते सर, गाना है ना, तेरा नाम धोखा रख दूं। देखिए जस्ट अभी धोखा आएगा। और क्या ये हर सवाल में धोखा होगा? बिल्कुल नहीं, ये चालाकी हर सवाल में मत करिएगा। क्या है देखिए यहाँ पे, ये लिमिट आया और लिमिट जाएगा भी बहुत जल्दी। बेटा क्या इस रीजन में -1 से आगे और 0 से पीछे, इसका फिल समझिए आप। -1 से आगे 0 से पीछे, क्या जिंट x कंटिन्यूअस हुआ? यस कितने लोग समझ पा रहे हैं कि सर -1 प्लस लिखने से और 0 माइनस लिखने से आपने 2 स्ट्रिप गायब किया था, एक तो -1 पर वाला और एक 0 वाला स्ट्रिप गायब किया था। क्यों गायब किया था? क्योंकि वो इग्नोरेबल था। अगर वो इग्नोरेबल था, अब वो चीज है, मान लीजिए आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, मैं उसमें 2 रुपया डाल दिया, अब जाओ समुद्र में 1 बाल्टी पानी डाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 बाल्टी पानी निकाल लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका धोखा यही है कि फिर ये सोचेगा कि भैया मैं इस रीजन में तो कंटिन्यूअस हूं ना, और आपको मालूम रहेगा कि जहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है हम लिमिट लगाते ही नहीं। फिर से समझिए, हमने इसको ब्रेक किया क्योंकि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था, ब्रेक करने के बाद हमने लिमिट लगाया, फंक्शन कंटिन्यूअस बना, और कंटिन्यूअस बनने के बाद जैसे ही कंटिन्यूअस बना हम बोले कि बेटा लिमिट तुम्हारा काम नहीं था। अब इसका फीलिंग आपको मालूम है कैसे आएगा? ऐसे समझिए कि मैं आपको बोल रहा हूं कि बेटा आपको एक सवाल मिला, आपने सवाल चेक किया, वो सवाल इनडिटरमिनेट फॉर्म था, अब बड़ा खुश हो गए कि सर लिमिट लगेगा। बाद में उसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि वो डिटरमिनेट फॉर्म बन गया। फिर आप लिमिट को बोले कि तुम्हारा काम गया, तुम जाओ यार, हम तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके आंसर ला देंगे। याद है आपको? लिमिट में यही काम करते हो ना आप। एक फंक्शन मिलता है आपको एक फंक्शन मिलता है, वो इनडिटरमिनेट होता है, तो लिमिट हम डायरेक्टली नहीं लगाते हैं, फिर हम उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, वो एक डिटरमिनेट फॉर्म बन जाता है, फिर हम बोलते हैं लिमिट तुम्हारा काम नहीं है, तुम जाओ। याद है ना बेटा ये चीज? एल हॉस्पिटल में भी यही करते थे कि हम फंक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तब तक डिफरेंशिएट करते थे कि जब तक वो डिटरमिनेट फॉर्म बन ना जाए,
और जैसे ही बनता था लिमिट पुट करके भाग जाते थे, बोलो तुम्हारा लिमिट काम नहीं है, जो टेंड कर रहा है वो हमारे लिए एक्यूरेट वैल्यू है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, सर जीरो रख दो आप, वो टेंडिंग टू जीरो नहीं है, अब हमारे लिए एग्जैक्टली जीरो बन गया है। अब आपको फीलिंग आ रही होगी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यस सर। यस आपको लगा ना सर इसका नाम धोखा रख दो सर। Yes, sir. लेकिन मालूम है ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचते हैं कभी। तो मैं इस सवाल में आपको बोलने के लिए लिमिट दिया, इसका पर्पस ये था ताकि मैं मैथ्स के नियम को अवॉइड ना करूं, उसको ब्रेक ना करूं। फिर बाद में पता चला कि सर ये दिखावा था, आप निकाल भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं था। ये लिखने का मतलब कि मैंने स्ट्रिप निकाल लिया है, अब इसके बाद लिखने जा रहा हूं। और क्यों लिख रहा हूं, रीजन समझिए, क्योंकि ये फंक्शन इस रीजन में कंटिन्यूअस है। तो अगर कंटिन्यूअस है तो सर लिमिट देने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा सवाल बन जाएगा -1 से लेकर के 0 जिंट x dx। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सर लिमिट कब हटाना होता है कब नहीं हटाना होता है। बताते हैं आपको, क्यों टेंशन ले रहे हैं। 0 + h 1 - h जिंट x dx प्लस, अरे देवा लिमिट गया ना, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर के 1 जिंट x dx। ये हो जाएगा बेटा 1 से लेकर के 2 बॉक्स x dx। और ये हो जाएगा 2 से लेकर के 3 बॉक्स x dx। अब इसको ब्रेक करने के लिए ध्यान से समझिए। आप पूछिए कि -1 से 0 में बॉक्स x आंसर कितना देता है। -1 से 0 में बॉक्स x आंसर कितना देगा बेटा? -1 -1। आप लिखेंगे -1 dx। 0 से 1 में बॉक्स x आंसर कितना देता है? 0 0 dx। 0 1 से 2 में आंसर कितना देता है बेटा? 1 देख रहे हैं फंक्शन चेंज हो रहा है अभी। 2 से 3 में आंसर कितना देता है? 2 परफेक्ट। i = अब आप समझ गए रहेंगे कि सर इसका आंसर होगा -x फ्रॉम -1 से 0। इतना तो कहानी आप जानते ही हैं। 0 का इंटीग्रेशन 0 से 1, 1 का इंटीग्रेशन x 1 से लेकर के 2, और 2 का इंटीग्रेशन 2x फ्रॉम 2 से लेकर के 3। क्या यही हुआ बेटा? वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट करते हैं। ये हो गया -1 प्लस में 0 प्लस में 2 - 1 और प्लस में 6 - 4। दिख रहे हैं आप लोगों को? यस सर। i = 6 to 8। 8 दिखा आप लोगों को? फिर -6 दिखा रहेगा, i = 2 दिखा रहेगा। दिखा बच्चा लोग? यस सर। हमने अलजेब्रा के तरफ से भी अगर वो फॉर्मूला लगाया, अगर मैं अलजेब्रा का फॉर्मूला भी लगाया कि सर मैं इसको 3 रेक्टेंगल कंसीडर करके और फॉर्मूला निकालूं तो भी मेरा 2 आया, और कैलकुलस भी काम किया सर यहाँ पे और 2 आंसर दिया। नाउ यू कैन सी द एक्यूरेसी ऑफ कैलकुलस। सर मोह माया नहीं है सर, बड़ा जबरदस्त चीज है। एक्यूरेसी देखिए इसका कि हमें अलजेब्रा पे 3 रेक्टेंगल का भी एरिया हमारा 2 आया था। हमने बाई मैथमेटिक्स किया, यूज किया कॉन्सेप्ट के डेफिनेट इंटीग्रेशन का, और उसके बाद किया, और फिर भी मेरा आंसर 2 आया। दिस इज द पावर ऑफ कैलकुलस। इसलिए फिजिक्स वाले आधे कैलकुलस पे भरोसा करते हैं। समझ गए? यस सर। यस वैसे मैं आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पे क्वेश्चन लिख दूंगा, जरा उसको फिल कर गए सर। बट आप स्ट्रिप को इग्नोर करने में मजा नहीं आया, टेंशन ना लो केशव। मैंने बोला ना कि बेटा 2-3 सम करा, अभी मेरे पास 1 घंटा टाइम रहता तो मैं अभी आपको और फिल देता, बड़ा जबरदस्त देता। 5-6 सवाल कराता, दिमाग आपका पूरा सही हो जाता। कुछ नहीं करता बेटा, बढ़िया सा 1/x² का ग्राफ समझाता आपको, -1 से लेकर के 1 तक इंटीग्रेट कर देता। ज्यादा नहीं, बस इतना ही करता मैं। फिर आपको पूरा समझ में आता है कि सर सच में बड़ा जबरदस्त चीज है ये। और वहां पे हम लिमिट स्ट्रिप इग्नोर नहीं करते। समझ गए? टेंशन ना लीजिए, अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए। समझ गए? ठीक है, दैट इज ऑल फॉर द डे। होप कि आप डेफिनेट इंटीग्रेशन के टेस्ट को थोड़ा बहुत समझे रहेंगे।
और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल के दिन आप बड़े हो जाओगे, कोई बच्चा आपसे